हेलो गाइज, आज के इस वीडियो में टॉप 14 क्वेश्चन लाया हूं जो कि हाल फिलहाल के परीक्षाओं के लिए मोस्ट इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होगा। तो इस वीडियो को लास्ट तक देखें और हमारे चैनल में पहली बार हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। आज का पहला प्रश्न है हम लोग का, इतिहास के पिता कहा जाता है। बताना इतिहास के पिता किसे कहा जाता है। ऑप्शन ए में हेरोडोटस को, ऑप्शन बी में एरिस्टोस्थेनीज को, ऑप्शन सी में सुकरात को, ऑप्शन डी में आक्रमडीज को। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी हेरोडोटस को। इतिहास के पिता हेरोडोटस को कहा जाता है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किसके द्वारा हड़प्पा की खोज की गई थी। बताना है हड़प्पा की खोज किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए में है दयाराम साहनी, ऑप्शन बी में है R.D. बनर्जी, ऑप्शन सी में है अमलानंद घोष, ऑप्शन डी में रविंद्र सिंह बिष्ट। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, दयाराम साहनी। हड़प्पा की खोज दयाराम साहनी की थी। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मोहनजोदड़ो में पाई गई सबसे बड़ी इमारत इनमें से कौन सी है। बताना है मोहनजोदड़ो में पाया गया सबसे बड़ा इमारत इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में विशाल अनागार, ऑप्शन बी में है महान अनागार, ऑप्शन सी में स्तंभ हाल, ऑप्शन डी में 2 मंजिला मकान। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी विशाल अनागार। मोहनजोदड़ो का सबसे बड़ा इमारत विशाल अनागार है। ऑप्शन नंबर ए इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। बताना सिंधु घाटी सभ्यता की मुख्य विशेषता इनमें से क्या मानी जाती है। ऑप्शन ए में है जाति समाज, फिर ऑप्शन बी में प्रकृति की पूजा, ऑप्शन सी में पशुपालन, ऑप्शन डी में व्यावसायिक शहरी जीवन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, व्यावसायिक शहरी जीवन। ऑप्शन नंबर डी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से किस नदी के किनारे हड़प्पा की खंडहर मिलते हैं। बताना है इनमें से कौन सा नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलता है। तो ऑप्शन ए में है सतलुज, ऑप्शन बी में है झेलम, ऑप्शन सी में है भोगवा, ऑप्शन डी में है रावी। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर, रावी नदी के किनारे। देख सकते हैं काफ़ी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जो हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं, किस नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। तो रावी नदी के किनारे हड़प्पा के खंडहर मिलते हैं। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। काफ़ी VVI क्वेश्चन है हाल फिलहाल के परीक्षाओं में आने वाले। अगला प्रश्न है 6ठा नंबर, त्रिपिटम धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है। बताना है त्रिपिटम धर्म ग्रंथ का संबंध निम्न में से किससे है। ऑप्शन ए में है हम लोग का जैन धर्म से, ऑप्शन बी में है बौद्ध धर्म से, ऑप्शन सी में हिंदू धर्म से, ऑप्शन डी में ईसाई धर्म से। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी बौद्ध धर्म से। त्रिपिटक धर्म ग्रंथ संबंध है बौद्ध धर्म से। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। बताना है गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन किस स्थान पर दिया था। तो ऑप्शन ए में हम लोग का सारनाथ, ऑप्शन बी में वैशाली, ऑप्शन सी में है गया, ऑप्शन डी में है पाटलिपुत्र। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी सारनाथ। गौतम बुद्ध ने अपना पहला प्रवचन सारनाथ में दिया था। सारनाथ इज ए करेक्ट आंसर, ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का 8वां नंबर, कनिष्ठ के शासनकाल में का आयोजन हुआ था। बताना है कनिष्ठ के शासनकाल का आयोजन हुआ था, कब हुआ था। तो ऑप्शन ए में है द्वितीय बौद्ध संगीति, ऑप्शन बी में प्रथम बौद्ध संगीति, ऑप्शन सी में चतुर्थ बौद्ध संगीति, ऑप्शन डी में तृतीय बौद्ध संगीति। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, चतुर्थ बौद्ध संगीति। कनिष्ठ का शासनकाल चतुर्बौद्ध संगीति में आयोजन हुआ था। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का,
गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे? बताना है गौतम बुद्ध किस वंश से संबंधित थे। ऑप्शन ए में है कुरु, ऑप्शन बी में शाक्य, ऑप्शन सी में ज्ञातक, ऑप्शन डी में है नंद। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, शाक्य। शाक्य इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए? बताना है जैन धर्म में कुल कितने तीर्थकर हुए। ऑप्शन ए में है 21, ऑप्शन बी में 22, ऑप्शन सी में 23, ऑप्शन डी में 24। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी 24। जैन धर्म में कुल 24 तीर्थकर हुए, ऑप्शन डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी? बताना है मगध की प्रथम राजधानी कौन सी थी। तो ऑप्शन ए में है राजगृह, ऑप्शन बी में वज्य, ऑप्शन बी में वज्य, ऑप्शन सी में पाटलिपुत्र, ऑप्शन डी में वैशाली। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, राजगृह है। मगध की प्रथम राजधानी कौन सी है? तो राजगृह है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया उस समय किसका शासन था? बताना है सिकंदर महान ने जब भारत पर आक्रमण किया था तब उस समय किसका शासन था? तो ऑप्शन ए में है अजात शत्रु, ऑप्शन बी में है महापद्यंद, ऑप्शन सी में है धनानंद, ऑप्शन डी में है चतुर्गुप्त मौर्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी, यानी धनानंद। धनानंद का शासन था जब सिकंदर महान ने भारत पर आक्रमण किया था। धनानंद इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अर्थशास्त्र की रचना किनके द्वारा की गई थी? बताना है अर्थशास्त्र की रचना किसके द्वारा की गई थी। तो ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त मौर्य, ऑप्शन बी में चाणक्य, ऑप्शन सी में अशोक, ऑप्शन डी में बिंदुसागर। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। अर्थशास्त्र का रचना किनके द्वारा किया गया था? तो चाणक्य के द्वारा किया गया था। ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न, निम्न में से किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था? बताना है किस वर्ष कलिंग का युद्ध हुआ था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। 261 बीसी में कलिंग का युद्ध हुआ था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है? बताना है अशोक द्वारा स्थापित शिलालेखों में किस शिलालेख में कलिंग युद्ध का वर्णन है। तो ऑप्शन ए में 10, ऑप्शन बी में है 11, ऑप्शन डी में 12, ऑप्शन सी में है 12, ऑप्शन डी में 13। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। 13 में अशोक द्वारा स्थापित 13 शिलालेखों में कलिंग युद्ध का वर्णन है। ऑप्शन नंबर डी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था? बताना है भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो ऑप्शन नंबर ए है इसका अशोक, ऑप्शन बी में अकबर, ऑप्शन सी में हर्षवर्धन, ऑप्शन डी में कनिष्ठ। तो बताना है भारतीयों के महान सिल्क मार्ग किसके द्वारा आरंभ किया गया था। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, कनिष्ठ। भारतीयों के महान सिल्क मार्ग कनिष्ठ के द्वारा आरंभ किया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाई गई थी? बताना है भारत में सर्वप्रथम स्वर्ण मुद्राएं किसके शासनकाल में चलाया गया था। तो ऑप्शन ए में है कुषाण, ऑप्शन बी में है मौर्य, ऑप्शन सी में गुप्त, ऑप्शन डी में है भारतीय यूनानी। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, भारतीय यूनानी। भारतीय यूनानी के शासनकाल में चलाया गया था। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? बताना संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है। ऑप्शन नंबर ए में तमिलनाडु, ऑप्शन नंबर बी में पाटलिपुत्र, ऑप्शन सी में बनारस, ऑप्शन डी में सांची।
तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। संगम युग के इतिहास का संबंध किस स्थान से है? तो ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, तमिलनाडु से है। तमिलनाडु इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदीकाराम व मणिमेखलाई का संबंध किस धर्म से है? बताना है किस धर्म से इन लोग का संबंध है। ऑप्शन ए में हिंदू धर्म, ऑप्शन बी में जैन धर्म, ऑप्शन सी में बौद्ध धर्म, ऑप्शन डी में ईसाई धर्म। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, हिंदू धर्म। हिंदू धर्म से है। तमिल भाषा के गौरव ग्रंथ शिल्पदीकारम व मणिमेखलाई का संबंध हिंदू धर्म से है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है? बताना है गुप्त वंश का किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता है। ऑप्शन ए में है चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी में कुमारगुप्त वन, ऑप्शन सी में चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन डी में है समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, यानी समुद्रगुप्त। गुप्त वंश के किस शासक को भारत का नेपोलियन कहा जाता था? तो समुद्रगुप्त को भारत का नेपोलियन कहा जाता था। ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस गुप्त शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे? बताना है किस गुप्त शासन के दरबार में नवरत्न रहते थे। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी में कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, चंद्रगुप्त टू। चंद्रगुप्त टू के शासक के दरबार में नवरत्न रहते थे। ऑप्शन नंबर बी इज ए राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, निम्न में से किस गुप्त शासन का अन्य नाम विक्रमादित्य था? बताना है किस गुप्त शासक का अन्य नाम विक्रमादित्य था। तो ऑप्शन ए में है हम लोग का चंद्रगुप्त वन, ऑप्शन बी में चंद्रगुप्त टू, ऑप्शन सी में समुद्रगुप्त, ऑप्शन डी में कुमारगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, चंद्रगुप्त टू इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, समुद्रगुप्त के जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? बताना है समुद्रगुप्त की जीवनी पर लिखी गई प्रयाग प्रस्थि किसके द्वारा लिखी गई थी? ऑप्शन ए में है समुद्रगुप्त, ऑप्शन बी में है कालिदास, ऑप्शन सी में है अमर सिम्हा, ऑप्शन डी में है हरिसेन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी इज ए करेक्ट आंसर, हरिसेन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है? बताना इनमें से कौन सी रचना कालिदास की नहीं है। तो ऑप्शन ए में है मृच्छकटिकम, ऑप्शन बी में है अभिज्ञान शाकुंतलम, ऑप्शन सी में रघुवंशम, ऑप्शन डी में है मेघदूत। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, मृच्छकटिकम कालिदास की रचना नहीं है। ऑप्शन नंबर ए इज ए करेक्ट आंसर, यानी कालिदास की रचना ये तीनों है, अभिज्ञान शाकुंतलम, रघुवंशम, मेघदूत। ऑप्शन नंबर ए नहीं है, मृच्छकटिकम कालिदास की रचना नहीं है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है? बताना है पंचतंत्र के रचयिता इनमें से कौन है। ऑप्शन ए में है हम लोग का सूर्दक, ऑप्शन बी में कालिदास, ऑप्शन सी में विष्णु शर्मा, ऑप्शन डी में विशाखदत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, विष्णु शर्मा इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। यानी पंचतंत्र रचयिता इनमें से कौन है? तो विष्णु शर्मा है, पंचतंत्र रचयिता विष्णु शर्मा है। ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, वह अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान व लेखक था? तो बताना है कौन था वो अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान
था। ऑप्शन ए में है अशोक, ऑप्शन बी में कनिष्क, ऑप्शन सी में हर्षवर्धन, ऑप्शन डी में समुद्रगुप्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, हर्षवर्धन। हर्षवर्धन इज ए करेक्ट आंसर। अंतिम बौद्ध राजा कौन था जो संस्कृत का महान विद्वान का लेखक था? तो हर्षवर्धन था। हर्षवर्धन इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का हर्षचरित, हर्षचरित की रचयिता कौन है? बताना हर्षचरित की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए में है हर्षवर्धन, ऑप्शन बी में वानभट्ट, ऑप्शन सी में कालिदास, ऑप्शन डी में व्यास। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी वानभट्ट इज ए करेक्ट आंसर। चरित्र के रचयिता कौन है? तो वानभट्ट है। फिर अगला प्रश्न हम लोग का हर्षवर्धन के शासन काल में ब्लैंक स्पेस नामक चीनी यात्री भारत आया था। बताना है कौन था जो भारत आया था? तो ऑप्शन ए इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा इसका सेंतसांग इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का निम्न में से कौन नागानंद नाटक की रचयिता है? बताना है नागानंद नाटक की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए में है वसुमित्र, ऑप्शन बी में है वानभट्टा, ऑप्शन सी में हर्षवर्धन, ऑप्शन डी में विशाखा दत्त। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट आंसर, हर्षवर्धन नागानंद नाटक के रचयिता है। ऑप्शन नंबर सी इज राइट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी? बताना है वातापी इनमें से किनकी राजधानी थी? ऑप्शन ए में है राष्ट्रकूट, ऑप्शन बी में चोल, ऑप्शन सी में चालुक्य, ऑप्शन डी में पांड्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी इज ए करेक्ट आंसर, चालुक्य इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? बताना है किस शासक द्वारा महाबलीपुरम के रथ मंदिर का निर्माण करवाया गया था? तो ऑप्शन ए में है राजेंद्र वन, ऑप्शन बी में महेंद्र वर्मन, ऑप्शन सी में दंती दुर्गा, ऑप्शन डी में है नरसिंह वर्मन वन। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी जे करेक्ट आंसर, यानी नरसिंह वर्मन वन के द्वारा किया गया था रथ मंदिर का निर्माण। फिर अगला प्रश्न हम लोग का किसके शासनकाल के समय में अंतजता व एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? बताना है किसके शासनकाल के समय में अंतजरा और एलोरा की गृह चित्रकला विकसित हुई थी? तो ऑप्शन ए में है पल्लव, ऑप्शन बी में है राष्ट्रकूट, ऑप्शन सी में है चोल, ऑप्शन डी में चालुक्य। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी राष्ट्रकूट इज ए करेक्ट आंसर हो जाएगा। फिर अगला प्रश्न हम लोग का इनमें से किनके मध्य तकोलन का युद्ध हुआ था? बताना है किसके मध्य में तकोलन का युद्ध हुआ था? ऑप्शन ए में राष्ट्रकूट एवं पांडव, ऑप्शन बी में है चोल एवं चालुक्य, ऑप्शन सी में है राष्ट्रकूट एवं पल्लव, ऑप्शन डी में है चोल एवं राष्ट्रकूट। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर डी, यानी चोल एवं राष्ट्रकूट के मध्य में तकोलन का युद्ध हुआ था। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? बताना है विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? ऑप्शन ए में है हम लोग का पृथ्वीराज चौहान, ऑप्शन बी में है राणा कुंभा, ऑप्शन सी में राणा संगा, ऑप्शन डी में है रंजीत सिंह। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, यानी राणा कुंभा। विजय स्तंभ का निर्माण किस शासक ने करवाया था? तो राणा कुंभा ने करवाया था विजय स्तंभ का निर्माण। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर।
फिर अगला प्रश्न, किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी? बताना है किसके द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी। ऑप्शन ए में कालिदास, ऑप्शन बी में जयदेव, ऑप्शन सी में है हरिसेन, ऑप्शन डी में है चंद्रबरदाई। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा हम लोग का ऑप्शन नंबर बी इज ए करेक्ट आंसर, यानी जयदेव। जयदेव के द्वारा गीत गोविंद काव्य की रचना की गई थी। ऑप्शन बी इज ए करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किस शासक को दिल्ली सल्तनत की वास्तविक स्थापक माना जाता है? बताना किस शासक को दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है? तो ऑप्शन ए में है कुतुबुद्दीन ऐबक, ऑप्शन बी में है इल्तुतमिश, ऑप्शन सी में है बलबन, ऑप्शन डी में है गयासुद्दीन तुगलक। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, इल्तुतमिश के द्वारा दिल्ली सल्तनत का वास्तविक संस्थापक माना जाता है इल्तुतमिश को। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर। फिर अगला प्रश्न हम लोग का, किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता कौन है? बताना है किताब उल हिंद नामक पुस्तक की रचयिता कौन है? तो ऑप्शन ए में है इब्न बतूता, ऑप्शन बी में है अल बरूनी, ऑप्शन सी में है आमिर खुसरो, ऑप्शन डी में है गुलबदन बेगम। तो इसका राइट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट आंसर, अल बरूनी किताब उल हिंद नामक पुस्तक के रचयिता हैं। ऑप्शन नंबर बी इज राइट आंसर। आज के लिए इतना है। अगर वीडियो थोड़ा सा भी हेल्पफुल लगा होगा तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर ले और इसी तरह के क्वेश्चन जीके जीएस के क्वेश्चन जानने के लिए हमारे चैनल से जुड़े रहें। थैंक्स फॉर वॉचिंग।